Hello students, today we are going to continue chapter 3 that is current electricity. इसमें हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रजिस्टिविटी, मतलब टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रजिस्टिविटी कैसे होगी, बढ़ेगी या फिर उसको कैसे मेजर करेंगे, उसके लिए क्या टर्म्स यूज़ करते हैं। फिर उसमें हम देखेंगे कि एक टर्म अल्फ़ा यूज़ करेंगे हम, है ना। फिर नेक्स्ट अल्फ़ा की वैल्यू अलग अलग मटेरियल्स के लिए कैसे होती है ना। किसी के लिए पॉजिटिव होती है, कभी वो ज़्यादा होगी या कम होगी। फिर अकॉर्डिंगली दो और मटेरियल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, वो हैं थर्मिस्टर और सुपर कंडक्टर। फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विथ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, अल्फ़ा। इसको अल्फ़ा से डिनोट करेंगे। इसको डिफ़ाइन करते हैं। It is defined as the change in resistivity per unit original resistivity per degree rise in temperature। तो मतलब कि टोटल कितना चेंज आया, अपॉन में क्या रहेगा, ओरिजिनल रेजिस्टिविटी और राइज इन टेम्परेचर। इस तरह से इसको डिफाइन करते हैं, है ना। तो पहले हम लोग कुछ सिंबल्स देख लें, तो उसके लिए हम एक फार्मूला बना सकते हैं। जैसे रो और टी यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है resistivity at temperature T। इसी तरह से ज़ीरो लिख दिया जाए, रो ज़ीरो, तो इसका मतलब हुआ रजिस्टिविटी एट टेम्परेचर ज़ीरो। फिर टी जो है वो है टेम्परेचर राइज, और अल्फ़ा जो है वो है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पे अल्फ़ा को अकॉर्डिंग टू ये फार्मूले हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल टू चेंज इन resistivity upon original resistivity into temperature rise। अब इस तरह से इसका फॉर्मूला बनता है, चेंज इन रजिस्टिविटी दैट इज फाइनल रजिस्टिविटी माइनस इनिशियल रजिस्टिविटी। तो चेंज इन रजिस्टिविटी हुआ रो टी माइनस रो ज़ीरो अपॉन ओरिजिनल रजिस्टिविटी दैट इज रो ज़ीरो इंटू टेम्परेचर राइज टी। तो इस तरह से हमको अल्फ़ा का एक फार्मूला मिल जाता है, जो है रो टी माइनस रो ज़ीरो अपॉन रो ज़ीरो इंटू टी। तो अल्फ़ा जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। इसकी यूनिट बनती है पर डिग्री सेल्सियस और पर केल्विन। दूसरी यूनिट बनेगी पर केल्विन। तो अगर उसी फॉर्मूले को सॉल्व किया जाए, जो पहले हमने अभी लिखा, तो इसको सॉल्व करने पे हमको एक और फार्मूला मिल जाता है, रो टी इज इक्वल टू रो ज़ीरो इंटू वन प्लस अल्फ़ा टी। अब सेम फार्मूला हम रेजिस्टेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमको रेजिस्टेंसेस कैलकुलेट करने हैं इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिविटी, तो बिकॉज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, वी कैन रिप्लेस रेजिस्टिविटी विथ रेजिस्टेंस। तो हम एक और फार्मूला बना सकते हैं, आर टी इज़ इक्वल टू आर ज़ीरो इंटू वन प्लस अल्फ़ा टी, या अल्फ़ा की वैल्यू भी उसी तरह से निकाल सकते हैं और सेम फार्मूला बन जाएगा जो रेजिस्टिविटी के लिए बन गया था, है ना। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू हो जाएगा आर टी माइनस आर ज़ीरो अपॉन आर ज़ीरो इंटू टी। तो हमने ये देखा कि रेजिस्टिविटी में जो चेंजेस आते हैं उसको मेज़र करने के लिए हम अल्फ़ा यूज़ करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे अल्फ़ा की अलग अलग वैल्यू आती है अलग अलग मटेरियल के लिए। तो हम उन सब मटेरियल्स के बारे में अभी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं
कि अलग अलग मटेरियल्स के लिए अल्फ़ा में क्या क्या जो वैल्यूज़ हैं वो होती हैं, है ना, उनको इंटरप्रेट करेंगे हम लोग। सबसे पहले देख रहे हैं कि मेटल्स की जो अल्फ़ा होती है वो बहुत हाई होती है ना। मेटल्स लाइक कॉपर या दूसरी जो मेटल होती है जनरली हम लोग यूज़ करते हैं कंडक्शन में, तो उन सब के लिए जो वैल्यू ऑफ अल्फ़ा होती है वो बहुत हाई होती है। इसका मतलब है कि जो चेंज इन रजिस्टिविटी होगा वो ज़्यादा होगा, है ना। अगर हम थोड़ा भी टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं कि चेंज इन रजिस्टिविटी इज़ हाई, बहुत चेंज आएगा, है ना। मतलब जो मटेरियल है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है, टेम्परेचर को बड़ी जल्दी सेंस करता है और उसकी रजिस्टिविटी बहुत जल्दी बढ़ जाती है, ठीक है। फिर अब हम आते हैं नेक्स्ट लो अल्फ़ा में। तो हम ये देखते हैं कि जो भी एलॉयज़ हैं ना, स्पेशली कुछ एलॉयज़ हम अभी देखेंगे, वो उनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है रेजिस्टेंस का या रेजिस्टिविटी का वो बहुत कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि चेंज इन रेजिस्टिविटी इज़ लो, चेंज इन resistivity is low because of temperature। मतलब टेम्परेचर अगर हम चेंज करेंगे, ज़्यादा भी चेंज करेंगे तो भी रजिस्टिविटी में बहुत कम चेंज आता है, इसलिए उनका अल्फ़ा जो आता है वो बहुत कम आता है ना। तो इसमें कुछ ऐसे मटेरियल हम देखेंगे अभी, जैसे कॉन्स्टेंटन एक एलॉय है जो कि मेनली कॉपर से और निकल से बनती है ना। इस एलॉय को हम लोग स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस बनाने में यूज़ करते हैं। एक और एलॉय है मैंगनीन, इसमें जो एलिमेंट्स मिलाते हैं हम लोग वो मैंगनीज प्लस कॉपर प्लस निकल रहता है। तो ये दोनों जो एलॉयज़ हैं इनमें ये प्रॉपर्टी देखी जाती है कि इनका अल्फ़ा बहुत कम होता है। मतलब इनके जो रेजिस्टेंसेस हमने बनाए अगर वो गर्म भी हो जाएंगे तो उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो, मतलब वो स्टेबल रेजिस्टेंस हैं, टेम्परेचर के साथ उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है ना। स्टेबल रेजिस्टेंसेस या स्टैंडर्ड रेजिस्टेंसेस हैं वो, उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, ठीक है। फिर अब हम आते हैं कि सेमीकंडक्टर्स में, तो ये देखा गया है कि इनकी जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इनके जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है वो कम हो जाती है। तो इसीलिए जो फाइनल रेजिस्टिविटी है वो कम है, तो इसका जो अल्फ़ा आएगा वो नेगेटिव आएगा, है ना। सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइट्स में भी ये देखा गया है कि जैसे ही उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। इसका मतलब है उनका अल्फ़ा जो आता है वो नेगेटिव आता है। तो अब हमने जस्ट समराइज़ कर लेते हैं हम लोग कि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है मेटल्स के लिए, तो वो हाई अल्फ़ा हुआ। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बहुत कम बढ़ता है, लो उसमें चेंजेस आते हैं, है ना, तो वो एलॉयज़ हुई, उनके लिए अल्फ़ा कम है। फिर सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे उनका रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इंस्टेड ऑफ राइजिंग, जैसे इन दो मटेरियल में बढ़ रहा था इसमें कम हो जाता है फाइनल रेजिस्टेंस, तो उसको नेगेटिव अल्फ़ा बोला जाता है। फिर इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स में भी होगा क्या, जैसे हम इलेक्ट्रोलाइट्स को गर्म करेंगे तो उनकी जो विस्कोसिटी है ना, वो कम हो जाती है, मतलब कंडक्टिविटी आयंस की मूवमेंट बढ़ जाती है, तो उसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है ना। तो इस तरह से जिनका रेजिस्टेंस कम हो रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से वो नेगेटिव रेंज में चले जाते हैं अल्फ़ा की, और टेम्परेचर बढ़ाने से जो जिनका रेजिस्टेंस बढ़ता है वो पॉजिटिव रेंज में चले जाते हैं। नाउ वी स्टडी अबाउट थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है ना, थर्मिस्टर इज़ अ हीट सेंसिटिव रजिस्टर whose resistivity changes rapidly with a small change in temperature। मतलब एक ऐसा रेजिस्टेंस है ना, जिसकी रेजिस्टिविटी थोड़ा सा भी टेम्परेचर में चेंज हो, इवन स्मॉल चेंज भी हो, तो उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, है ना, उसमें रैपिड चेंजेस आए, ठीक है। तो इसको बनाते कैसे हैं? जनरली इसको सेमी कंडक्टिंग मटीरियल से बनाया जाता है, और अल्फ़ा की जो वैल्यू है
वो बहुत हाई होती है इसकी, वो दोनों हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हमने ऐसे मटेरियल बनाए जो बहुत टेम्परेचर सेंसिटिव हैं। टेम्परेचर थोड़ा भी राइज होगा तो उनकी रजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस बहुत तेज़ी से बदलेगा, है ना। वो टेम्परेचर को सेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो बदलेगा, लेकिन वो दोनों तरह से बदल सकता है, बढ़ भी सकता है और वो घट भी सकता है ना। तो अब हम देखेंगे कि इनके यूजेज क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो उनका यूज़ है वो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह से यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसी डिवाइसेस बनाते हैं जिसमें अगर थोड़ा भी रेजिस्टेंस चेंज हुआ है तो वो वोल्टेज वेरी होगा, और उस वोल्टेज को वेरी करने के लिए साथ में थर्मिस्टर लगा दिए जाते हैं। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर्स में इनको यूज़ किया जाता है ना। दूसरे में टेम्परेचर रेगुलेटिंग यूनिट्स में भी इसको यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल रेफ्रिजरेटर हो गया, है ना। थर्मोस्टेट जिसमें लगा रहता है। थर्मोस्टेट का काम है टेम्परेचर को रेगुलेट करना, है ना। तो टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए भी थर्मोस्टेट रहता है। थर्मोस्टेट में थर्मिस्टर लगा रहता है, वो टेम्परेचर को सेंस कर लेता है फटाफट, थोड़ा सा भी चेंज आया तो, और अकॉर्डिंगली रेजिस्टेंस को वेरी कर देगा। और हम फिर इस तरह से टेम्परेचर को फिक्स करने में उसका यूज़ करते हैं, है ना। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस को रेगुलेट करने में भी इसको यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसी डिवाइसेस रहेंगी जिसमें रेजिस्टेंस वेरी हो रहा है तो हमारे लिए अच्छा नहीं रहता है ना। तो वहाँ पे इनको लगाया जाता है। फिर इसको टेम्परेचर मेजर करने में भी लगाया जाता है। टेम्परेचर का वेरिएशन जैसे ही हुआ, रेजिस्टेंस का वेरिएशन होगा और उसको हम मेजर कर लेंगे। तो टेम्परेचर मेजरमेंट करने में भी इसको यूज़ करते हैं, है ना। ये हुए तीनों रेगुलेटर वाले। वोल्टेज रेगुलेटर में, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, रेजिस्टेंस को रेगुलेट करने में, या फिर टेम्परेचर को मेजर करने में। इस तरह से इसके कई यूजेज होते हैं। नाउ विल डिस्कस सुपर कंडक्टिविटी। कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जैसे मरकरी 4.2 केल्विन पे इसकी रजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाती है नियरली, है ना। तो इसकी रजिस्टिविटी जो है वो ज़ीरो हो गई। सिमिलरली लेड जो है वो 7.2 केल्विन पे भी उसका रजिस्टेंस ज़ीरो हो जाता है ना। तो उस स्टेज में उसकी कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, बिकॉज रजिस्टिविटी इज़ ज़ीरो। तो ये बहुत अच्छे से जो है बहुत अच्छा कंडक्टर बन जाता है। तो इसीलिए उसको उस स्टेज में सुपर कंडक्टर बोला जाता है, और इस फेनोमेना को सुपर कंडक्टिविटी बोलते हैं, है ना। तो सुपर कंडक्टिविटी एक तरह से मटेरियल की वो स्टेज है जिस स्टेज में उसका रेजिस्टेंस ज़ीरो हो गया और उसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो गई, है ना। तो ये दोनों उसके एग्जाम्पल हैं। नाउ वील डिफाइन सुपर कंडक्टिविटी। देयर आर फ्यू सब्सटेंसेस whose resistivity becomes zero at a particular temperature and conductivity becomes infinite. This state is called superconductivity and materials are known as superconductors. इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे मटेरियल हैं, है ना, जिनके कुछ खास टेम्परेचर पे, उस टेम्परेचर को भी बोल दिया हमने क्रिटिकल टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पे उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो ज़ीरो हो गई और कंडक्टिविटी कितनी हो गई, इनफाइनाइट, है ना। उस मटेरियल को हमने सुपर कंडक्टर कह दिया। और उस जो स्टेट है, जिस स्टेट में उसका कंडक्टिविटी बढ़ गई है ना, उसको हम सुपर कंडक्टिविटी कहते हैं। तो मरकरी के लिए क्रिटिकल टेम्परेचर या ट्रांजिशन टेम्परेचर हुआ 4.2। इस टेम्परेचर पे इसकी रेजिस्टिविटी हो गई ज़ीरो, और अगर हम कंडक्टिविटी का कॉलम भी बना दें तो कंडक्टिविटी हो गई इनफाइनाइट। सिमिलरली लेड के लिए 7.2 केल्विन पे इसकी रेजिस्टिविटी भी ज़ीरो हो गई और कंडक्टिविटी इसकी इनफाइनाइट हो गई, और इसको हमने, इस स्टेट को हमने सुपर कंडक्टिविटी कहा, है ना। और इन टेम्परेचर का नाम दिया गया क्रिटिकल और ट्रांजिशन टेम्परेचर। नाउ विल सी यूजेज ऑफ सुपर कंप्यूटर्स, सुपर कंडक्टर्स। तो इसमें जो सबसे पहला यूज़ है सुपर कंडक्टर का वो है ट्रांसमिशन ऑफ पावर में। मतलब ऐसी यूनिट जहाँ ट्रांसमिशन ऑफ पावर किया जाता है, जहाँ पावर प्रोडक्शन हो रहा है और पावर को भेजना है ना।
तो वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है ना। द थर्ड वन इज़ फॉर मेकिंग हाई स्पीड कंप्यूटर्स, और सुपर कंप्यूटर भी इसको कहा जाता है, उसको बनाने में भी हम लोग इनको यूज़ करते हैं।